नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर कॉलेज भदोही। आज गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हम आज हेलो एल्केन हेलो एरीज में जहाँ पे पढ़ाना समाप्त बंद किया था, उसी के जस्ट अगला हिस्सा मैथिलीन क्लोराइड लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन क्लास के जरिए आप लोगों को इसको समझने में, पढ़ने में आसानी रहेगी। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मैथिलीन क्लोराइड। मैथिलीन क्लोराइड मुख्यतया बनाने के लिए हम लोग जब मेथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, तो आप लोगों को इससे पहले हमने पढ़ाया होगा कि मेथेन का जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं, क्लोरीनीकरण को सामूहिक रूप से हैलोजनीकरण भी कहते हैं। तो हैलोजनीकरण में जब क्लोरीन के साथ मेथेन की क्रिया कराते हैं तो कई प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले मेथिल क्लोराइड, फिर मैथिलीन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म और अंत में टेट्राक्लोरोमेथेन या टेट्राक्लोरोमेथेनिन CCl4। तो इसमें से सभी प्रोडक्ट को अलग अलग करने के लिए एक तरीका होता है प्रभाजी आचरण, यानी कि मेथेन को जब हम क्लोरीनीकरण के मेथेन को क्लोरीनीकरण के द्वारा जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि मेथेन क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करके ये एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, और ये एक चेन रिएक्शन होता है। और चेन रिएक्शन में जितने भी उत्पाद बनते हैं उसको अगर अलग अलग प्राप्त करना चाहे तो इसका एक मेथड होता है प्रभाजी आचरण। तो सबसे पहले स्टेप में बनता है एक हाइड्रोजन इसमें से प्रतिस्थापित हो जाता है CH3Cl + HCl, नहीं मैथिल क्लोराइड बन जाता है। सेकंड स्टेप में जब मैथिल क्लोराइड फिर से क्रिया करता है क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है और मैथिलीन क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मैथिलीन क्लोराइड। अब इस मैथिलीन क्लोराइड को हम अलग करने के लिए कौन से मेथड का उपयोग करते हैं? प्रभाजी आचरण, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आचरण। और प्रभाजी आचरण विधि से हम इस मैथिलीन क्लोराइड को, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, इसके अगले स्टेप में फिर रिएक्शन होगा, उसमें क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और क्लोरोफॉर्म का फिर से अगर रिएक्शन होगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरीके से वो रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन हमें अगर ये पदार्थ चाहिए तो इसको हम प्रभाजी आचरण विधि द्वारा इसमें से पृथक कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आप देख सकते हो कि जब हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 का अगर हम अपचयन कराते हैं जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में, ये नवजात हाइड्रोजन बनता है और नवजात हाइड्रोजन इसका अगर प्रतिस्थापन कर देते हैं तो CH2Cl2 + HCl बन जाता है। इस तरीके से भी हम मैथिलीन क्लोराइड बनाते हैं। थर्ड टाइप है आप फॉर्मेल्डिहाइड। किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से भी आप मैथिलीन क्लोराइड बना सकते हैं। कैसे? फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, यहाँ पे, और इसके साथ में अगर हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसके साथ क्रिया करके इसके ऑक्सीजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं और मैथिलीन क्लोराइड बन जाता है प्लस POCl3 बाइप्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। इस तीन मेथड से हम लोग मैथिलीन क्लोराइड बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके भौतिक गुण पे आते हैं। भौतिक गुण मैथिलीन क्लोराइड का होता है एक मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है। कैसा है? मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है और इसका तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? जो वर्तमान में टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे लगभग ये उबलने लगता है।
40 डिग्री सेंटीग्रेड मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है। अब इसके बाद इसके रासायनिक गुण पे आते हैं। भौतिक गुण में क्या होता है? भौतिक गुण इसका है मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव है और इसका क्वथनांक कितना है? लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है। अब इसके बाद रासायनिक गुण पे आते हैं। रासायनिक गुण में कुछ महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है रासायनिक गुण। जो बोर्ड में पूछा जाता है मैं उस हिसाब से आप लोगों को समझाता हूं कि मेथिलीन क्लोराइड को अगर हम कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ में? कास्टिक सोडा के साथ में। तो कास्टिक सोडा के साथ क्रिया में देख लीजिए कि नंबर 1 कास्टिक सोडा NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ क्रिया। तो जब NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये जलीय NaOH चलेगा, लगभग नाभिक इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। तो HCH ये आपका मेथिलीन क्लोराइड है और NaOH जलीय अगर ले लेंगे, जलीय को AQ लिखा जाता है, एक्वस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक्वस, जलीय। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन हो जाएगा Cl और Cl, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसमें 2 OH ग्रुप होंगे। और हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं कि एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं, ये अस्थायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अस्थायी, अनस्टेबल। और इसमें से -2 NaCl लिख सकते हो, 2 NaCl इसमें से चला गया है। और ये जब अस्थायी होते हैं, इनमें से एक जल कण जब निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एक जल कण के निकलने से यहां से अस्थायी था, 2 OH में से एक जल कण उन्होंने अपने आप इसमें से निकल गया और एक स्थायी उत्पाद फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्योंकि इसमें जलीय NaOH की उपस्थिति में न्यूक्लियोफाइल उत्पन्न किया और न्यूक्लियोफाइल इसका क्या कर दिया? प्रतिस्थापन कर दिया। प्रतिस्थापन के बाद सेकंड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड रिएक्शन में आप लोग जब मैनोनिक एस्टर की सोडियम लवण के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ में? थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बड़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए बच्चे इसको तैयार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं। मैनोनिक एस्टर सेकंड रिएक्शन का है, मैनोनिक एस्टर के सोडियम लवण के साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है? अंत में देखिए। ठीक है, आप किसकी क्रिया करा रहे हो? मेथिलीन क्लोराइड की। ठीक है, मेथिलीन क्लोराइड की क्रिया मैनोनिक एस्टर के सोडियम लवण। तो सबसे पहले आप मैनोनिक एस्टर समझ लीजिए। मैनोनिक एस्टर का सूत्र होता है CH2 COOC2H5, COOC2H5। इसका नाम ये है मैनोनिक एस्टर का फार्मूला। और इसका सोडियम लवण होगा तो इस एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, इसे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहा जाता है। ये जो है ना, ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, सक्रिय मेथिलीन ग्रुप। और सक्रिय मेथिलीन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन जब सोडियम परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो उसे हम कहते हैं मैनोनिक एस्टर के सोडियम लवण। ठीक है, इसमें NaCH COOC2H5। ठीक है, ऐसे यहां पे भी होगा। 2 मैनोनिक एस्टर के सोडियम लवण हमने लिया, COOC2H5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? मैनोनिक एस्टर के सोडियम लवण, ये मैनोनिक एस्टर था, उसी का सोडियम लवण के साथ हमने क्रिया करा दिया। किसकी क्रिया कराई? हमने मेथिलीन क्लोराइड की। ठीक है, तो मेथिलीन क्लोराइड में से ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलकर के 2 NaCl यहां से निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा और जो भी समूह इसमें है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो कैसे? HCH
यहाँ पे क्या रहा आपका CH, ओके CH, और ये बॉन्डिंग आपकी है COOC2H5, COOC2H5, ऐसे यहाँ पे होगा COOC2H5, COOC2H5, ठीक है। इस प्रकार का उत्पाद बना, और इस उत्पाद का अगर हम जल अपघटन करा देते हैं, क्या करा देते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन जब करा देंगे तो जल अपघटन में जो एस्टर समूह होते हैं, तो एस्टर समूह का यहां से जल अपघटन हो जाएगा, तो ये यहां से ये एथिल अल्कोहल के अणु दूर करेंगे। जल अपघटन में मान लो HOH, 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 तो आपके 4 एथिल अल्कोहल के अणु इसमें से दूर हो जाएंगे। कितने अणु, 4C2H5OH, ये अणु इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए अब H ये है, और इसमें से CH, COOH, COOH, CH, COOH, COOH, ठीक है। अगर इसका बीकार्बोक्सिलीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, बीकार्बोक्सिलीकरण का लिए केवल आपको हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। अगर हम इसमें बीकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया कराते हैं, देख लीजिए बीकार्बोक्सिलीकरण, बीकार्बोक्सिलीकरण जब कराते हैं तो यहां से एक CO2 और यहां से एक CO2 निकल जाएगा, तो 2CO2 जब निकल जाएगा तो देखिए किस प्रकार का उत्पाद बनेगा, HCH, और यहां से H अगर चला जाएगा तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा COOH, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा COOH। ऐसे ही नीचे वाले हिस्से में रहेगा CH2 COOH। इसे ग्लूटारिक अम्ल कहते हैं, ग्लूटारिक अम्ल, ठीक है। लेकिन एक बार ये और रिएक्शन दे सकता है। इसकी क्रिया अगर हम, जैसे हम लोग मेथेन बनाने के लिए या एथेन बनाने के लिए प्रयोगशाला में जो बनाते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, याद होगा। जब हम किसी कार्बन COOH ग्रुप को हटाने के लिए सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, तो सोडा लाइम के साथ गर्म करने के लिए इसमें हम सोडा लाइम का प्रयोग कर सकते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, जिसमें सोडा और लाइम हो। सोडा क्या, Na, और लाइम का मतलब CaO। इसके साथ मिला करके जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां से CO2 हट जाएगा, CO2 समूह निकल जाएगा, एक CO2 यहां से, एक CO2 यहां से। तो अगर 2 CO2 यहां से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे H बचेगा, यहाँ से भी H, तो ये H यहां जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, ये H यहां जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। तो फाइनल उत्पाद हमारा क्या हुआ, HCH, और यहाँ पे भी CH3, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। एक बड़ा सा रिएक्शन है, फिर एक बार आपको समझाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले से थोड़ा सा घबराते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूले को आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हुए उसको बनाते जाइए। सबसे पहले हमने जो समझाया था कि मैरोनिक एस्टर का फार्मूला क्या होता है, तो मैरोनिक एस्टर का फार्मूला क्या हमने बताया था, CH2 COOC+5 दो एस्टर समूह, जब एक CH2 समूह एक्टिव मेथिलीन समूह के साथ जुड़ा रहता है उसे हम मैरोनिक एस्टर कहते हैं। और उस मैरोनिक एस्टर का जब सोडियम लवण लेते हैं, तो सोडियम लवण का मतलब सक्रिय मेथिलीन समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु एक सोडियम परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेथिलीन एस्टर का सोडियम लवण। अब उसी प्रकार के 2 मेथिलीन सोडियम लवण हमने लिया, 2 क्लोरीन परमाणु उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, तो प्रतिस्थापित जब हो गया तो यहाँ पे Cl हट करके ये कि पूरा का पूरा एस्टर समूह इसमें जुड़ गया। तो पूरा समूह जैसे जुड़ गया तो यहाँ पे जो सोडियम लवण हट गया, तो उसके बाद CH बचा, CH के साथ में COOC+5, ओके। सेम वही प्रोसीजर नीचे वाले हिस्से में हुआ, CH के साथ में COOC+5, इजी।
अब हम किसी भी एस्टर समूह का जब जल अपघटन कराते हैं, याद होगा कि एस्टर समूह के लिए हमने कहा था कि एस्टर समूह तब बनते हैं जब हम एसिड समूह की क्रिया यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह की क्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है ना। और सेम लगभग रिवर्स रिएक्शन होता है कि उसी के अगर हम जल अपघटन करा दें फिर से वो अल्कोहल समूह और कार्बोक्सिलिक समूह में टूट जाता है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह देखिए, यहाँ पे जब हम ये जल अपघटन कराया तो क्या हो गया, COOH समूह यहाँ पे आ गया, COOH समूह आ गया और अल्कोहल समूह अलग हो गया। ये आपको नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इसका जल अपघटन करते हैं एस्टर का तो कार्बोक्सिलिक समूह आ गया और अल्कोहल समूह निकल गया, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक समूह में कैसे, बहुत सिंपल है, जल के द्वारा जब हमने तोड़ा इसको तो COOH और C++ अलग हो गया, चारों जगह से, तो चारों जगह से हुआ तो 4 C++ अलग से बन गया और ये एक माध्यमिक उत्पाद कह सकते हैं। और माध्यमिक उत्पाद में से फिर जब हम विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया कराते हैं तो हीट करते हैं कि गर्म करते हैं, क्या करते हैं इसमें, केवल विकार्बोक्सिलीकरण गर्म करने से हो जाता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ये ग्लूटारिक अम्ल एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन जाता है। और ग्लूटारिक अम्ल का फिर सब सोडा लाइम Na तथा CaO के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्रोपेन। ये हमारा फाइनल उत्पाद है, फाइनल बनता है प्रोपेन। स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ये संरचना बिल्कुल बनाया। आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या बना लिया कि मैलोनिक एस्टर के सोडियम क्लोराइड की क्रिया मैथिलीन क्लोराइड के साथ करा दिया, ठीक है। अब इसमें जो है इसके उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूजेस। तो उपयोग में आप मैथिलीन क्लोराइड का उपयोग विशेषकर मेटलर्जी में कुछ पदार्थों को साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। साफ करने के लिए किया जाएगा। निम्न ज्वलनशीलता के कारण इसका उपयोग खाद्य पदार्थों तथा विलायक के रूप में किया जाता है, खाद्य पदार्थों को, ठीक है। और उसके लिए आपको जैसे एरोसोल होता है, एरोसोल में तो प्रोपेलेंट के लिए भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, किसका, मैथिलीन क्लोराइड का। एरोसोल जो नहीं होता जो हम लोग डिओड्रेंट वगैरह में यूज करते हैं इस तरीके से, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। इसको लाइक, अगर समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। सुनील मंडल हरदोई RR इंटर कॉलेज के नाम से मेरा चैनल है। धन्यवाद।